हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज़ ऑन इन्वायरमेंट के ऊपर, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो एग्रीमेंट या कन्वेंशंस या ट्रीटीज़ वगैरह हुए हैं वो देखेंगे। और साथ में जो रीजनल ट्रीटीज़ हैं, यानी जैसे अफ़ेरा के कॉन्टिनेंट के अंदर, एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर जो इन्वायरमेंट के ऊपर जो भी कन्वेंशन या ट्रीटीज़ हुए हैं, सबको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम उनको सिर्फ ब्रीफ देखेंगे, ठीक है? ज़रा ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले है मेजर ग्लोबल इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़, वो माहदे या कन्वेंशन जो इंटरनेशनल लेवल पे तकरीबन ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ फॉलो कर रहे होते हैं। सबसे पहले है क्लाइमेट चेंज के ऊपर कौन कौन से बड़े बड़े हमारे पास कन्वेंशन है। सबसे पहले जनाब 1992 के अंदर एक हुआ था यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस कन्वेंशन के अंदर ये कहा गया था कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये बड़ा मसला, इसको हमने सॉर्ट आउट करना है। और जो ग्रीन हाउस गैस की जो कंसंट्रेशन है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ती जा रही हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, उनको हमने कम करना है, स्टेबलाइज करना है। और आप और सब कंट्रीज़ ने मिल के इसके ऊपर कोऑपरेशन करना है, ताउन करना है, ताकि हम इसके जो नुकसानात हैं उसको रिड्यूस कर सकें। इसके अलावा दोस्तों 1997 में कियोटो प्रोटोकॉल हुआ था, और ये भी इसी कन्वेंशन के तहत ही ये प्रोटोकॉल बनाया गया था जो अभी मैंने आपको बताया। और ये 1997 में बनाया गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2005 में। और इस प्रोटोकॉल के अंदर कहा गया था कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, जो तरक्की याफ्ता हैं, जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, उनको यानी कि बाउंड किया गया था कि भाई आप ग्रीन हाउस गैस की जो इमिशन है ना, उसको रिड्यूस करें। उनको टारगेट दिया गया था कि भाई आपने ये लाजमी काम करना है। उसके बाद है पेरिस एग्रीमेंट 2015। इसमें क्या हुआ था कि देखें, दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। तो इस एग्रीमेंट में सारे मुल्कों ने एक किस्म का एग्रीमेंट किया कि यार हमने कोशिश करनी है कि पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है उसमें 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही उसको हमने इंक्रीज़ करना है। इससे ऊपर ज़्यादा हमने इंक्रीज़ नहीं करना, यानी 16-17 से ऊपर नहीं लेके जाना, यहीं तक हमने रेंज रखनी है। सिंपल ये कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है, जो टेम्परेचर दुनिया का बढ़ रहा है, हमने इसको रोकना है, ठीक है? इसके अलावा यार ओज़ोन लेयर प्रोटेक्शन, ये बड़ा इशू है। ओज़ोन लेयर, ठीक है, ओज़ोन लेयर जो हमारी जो है ना ख़त्म हो रही है, कमज़ोर हो रही है, उससे बड़ा नुकसान होता है हमारा। सूरज की जो ख़तरनाक रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायोलेट, वो आती हैं और उससे हमें नुकसान होता है। अब ओज़ोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जनाब एक कन्वेंशन बनाया जाता है, वेना कन्वेंशन 1985 में। और उसमें कहा जाता है कि जी हमने ओज़ोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है। और इसमें वैसे ज़्यादा कोई टारगेट नहीं रखे जाते, लेकिन सिर्फ मुल्कों को कहा जाता है कि यार मेहरबानी करके ताउन करें, रिसर्च करें, मॉनिटर करें और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें, ताकि हम ओज़ोन लेयर को यानी कि बचा सकें। और उसके बाद दोस्तों 1987 में फिर उसके ऊपर प्रोटोकॉल आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये भी वेना कन्वेंशन के तहत आता है। अब इस प्रोटोकॉल के अंदर प्रैक्टिकल एक चीज़ बताई जाती है, वो ये है कि भाई हमने ना, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है तो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो खतरनाक चीज़ है ना, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ग्रीन हाउस गैस है, इसको भाई हमने ना रोकना है। इसकी जो है ना, आप इसको रिड्यूस करें तो हमारी ओजोन लेयर बच सकती है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ, जो कन्वेंशन होता है वो उसमें हमेशा एक जनरल बात, मोटी बात लिखी जाती है। उसमें यानी कि स्पेसिफिक नहीं होता, एक्शन की बात नहीं होती। लेकिन उसके तहत जो प्रोटोकॉल बनता है उसके अंदर जनाब एक यानी कि ऑथेंटिक बात होती है, प्रैक्टिकल, कंक्रीट किस्म की। जैसे यहाँ देखें 1985 का जो कन्वेंशन है उसमें सिर्फ ओज़ोन लेयर के ऊपर बात की जाए कि हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, ये वगैरह। लेकिन इसी के तहत जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना है, अब इसमें कहा गया है कि भाईजान आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करना है। यानी ये टारगेट बता रहा है, ये एक्शन बता रहा है। कन्वेंशन सिर्फ एक मोटी बात होती है, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद केमिकल एंड वेस्ट मैनेजमेंट। जो केमिकल है, जो वेस्ट है, जो आप समझें कि कचरा है, वेस्ट मटेरियल है, अब उसको ठिकाने लगाना होता है। उसके लिए भी एक कन्वेंशन बना था, बेसल कन्वेंशन 1989। इसके अंदर ये कहा गया था कि भाई ये जो हार्मफुल वेस्ट है ना, इसकी जो मूवमेंट है ट्रांस बाउंड्री, यानी जो कचरा होता है समंदर के अंदर, हवा में, इधर-उधर जो भी है कचरा है किस्म का, ये जो केमिकल्स होते हैं वो एक दरिया से दूसरे मुल्कों में दरिया के ज़रिए दूसरे मुल्क में जा रहा होता है, समंदर में लोग फेंक रहे होते हैं ये वगैरह, उसको हमने जनाब कंट्रोल करना है। उसके ऊपर ये कन्वेंशन हुआ था, बेसल कन्वेंशन।
कन्वेंशन। उसके बाद जनाब रॉटरडैम कन्वेंशन हुआ था दोस्तों, और इसमें भी मुख्तलिफ नेशंस को कहा गया था कि भाईजान इंटरनेशनल ट्रेड में ना आपने जो हैज़र्डस केमिकल्स या पेस्टिसाइड, जो ऐसे केमिकल्स और पेस्टिसाइड जो बहुत ही ख़तरनाक हैं, उनको डील करते हुए या उनका ट्रेड करते हुए आपने एहतियात रखना है और आपस में ताउन करना है कि भाईजान ये जो मैं कंटेनर भेजा हूँ इसमें इतना केमिकल है और ख़तरनाक किस्म का, तुम लोगों ने ख्याल करना है। मतलब ये इसके ऊपर कन्वेंशन था। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। देखें जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि नेचर है, उसमें जो डाइवर्सिटी है, पौधे हैं, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो हमारे जंगली जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ, इनको हमने महफूज बनाने के लिए भी कन्वेंशन किए। इसमें है रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। अब वेटलैंड क्या होते हैं दोस्तों? ऐसी ज़मीन जो नमी का शिकार होती है, जो गीली ज़मीन होती है, जो कीचड़ जिसको बोलते हैं, जिसको दलदल बोलते हैं। ये बहुत काम की चीज़ होती है दोस्तों। वो खुसूसन जो है ना दरिया के किनारे या समंदर के स्टार्ट के पास जो होती है, इसको हमने ना कंज़र्व करना होता है, और ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो इकोलॉजी का जो बैलेंस है वो बेहतर रहे, ठीक है। तो उसके लिए ये कन्वेंशन बनाया गया। उसके बाद जनाब 1973 में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़। देखें यार, कुछ ऐसे नायाब किस्म की जो है ना वो चीज़ें होती हैं, नायाब जानवर होते हैं, पौधे होते हैं, जो अब बस बहुत कम तादाद में रहते हैं। तो उसका अगर आपने कोई ट्रेड वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी आपने एहतियात करना है। तो इसका मतलब ये है कि इस ट्रेड के दौरान हमने इन स्पीशीज़ को महफूज भी रखना है, ये नहीं कि इनको ख़त्म करना है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमारी इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं दोस्तों, यानी कि प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, इकोसिस्टम भी है, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। इन सब को हमने प्रोटेक्ट करना है, इनका अच्छे से इस्तेमाल करना है, और उससे जो हम फ़ायदा हासिल करते हैं, मिसाल है पौधों से या दूसरी चीज़ों से हम मेडिसिन्स वगैरह बनाते हैं, तो हमने वो दूसरों के साथ भी शेयर करना है उसका फ़ायदा, ठीक है। तो ये कन्वेंशन हुआ था 1982 में। उसके बाद दोस्तों मेरीन एंड लैंड प्रोटेक्शन के ऊपर भी कुछ हमारे पास कन्वेंशन है, यानी ज़मीन को, समंदर को किस तरह, उसके ऊपर जनाब एक मशहूर कन्वेंशन है दोस्तों 1982 का, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है। और इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशंस भी कहा जाता है। इसमें एक पूरा फ्रेमवर्क बताया गया है कि किस तरह आपने समंदर को इस्तेमाल करना है, मैरी टाइम जोन क्या होते हैं, नेविगेशन राइट्स क्या होते हैं, मेरीन रिसोर्सेज, जुरिस्डिक्शनल बाउंड्रीज, यानी समंदर में आपने ट्रैवल किस तरह करना है, किस तरह समंदर के हदूद को इस्तेमाल करना है। ये पूरा का पूरा कानून हमें उसके ऊपर गाइड करता है, और ये बताता है कि किस तरह हमने ओशियंस को पोल्यूशन से बचाना है। इसके अलावा दोस्तों यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। ये जो डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी ज़मीनें होती हैं दोस्तों जो वक्त के साथ ना खुश्क होती जा रही हैं, और वो यानी कि समझें कि रेगिस्तान में कन्वर्ट हो रही हैं, वहाँ पे पानी नहीं है, दरख्त नहीं उग रहे। तो हमने उन चीज़ों को, उस ज़मीन को महफूज करना है, ठीक है ना। उसकी जो वो बर्बाद हो रही है, वो जो बिल्कुल बंजर हो रही है, हमने उसको किस तरह रोकना है, उसके ऊपर ये कन्वेंशन हुआ था 1994 के अंदर। अच्छा दोस्तों, अब हम देखें कुछ मेजर रीजनल इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ जो रीजन्स के अंदर है। अब जैसे यूरोप की एग्जांपल है, तो यूरोप में एक मशहूर कन्वेंशन हुआ था 1998 में, ओरहुस कन्वेंशन। इसका मकसद ये था कि भाई पब्लिक को आपने एक्सेस देनी है कि उसके पास इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन हो इन्वायरमेंट के हवाले से, वो पब्लिक को पार्टिसिपेशन करे इन्वायरमेंटल डिसीजन मेकिंग में, यानी इन्वायरमेंट के ऊपर जो भी आप फैसला करें आप पब्लिक को एतमाद में लें, उनको पार्टिसिपेट करवाएं। साथ में जनाब अगर इन्वायरमेंट को कोई नुकसान पहुँच रहा है तो आप उसके लिए इंसाफ आपको मिले, आप इंसाफ के लिए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एस्पो कन्वेंशन दोस्तों 1991 में हुआ था। इसका भी यही था कि भाई एक्चुअली अगर आप कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, या ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, यानी कि आप अपने मुल्क में कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिससे पड़ोस के मुल्क को भी नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाएंगे, कंडक्ट करेंगे। और मुल्कों को पाबंद किया गया था कि भाई ये तुम लोगों ने पहले असेसमेंट करवानी है, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो कहीं से उसका नुकसान तो नहीं हो रहा, ताकि पता चले। और आपस में जो दो पड़ोसी मुल्क हैं वो आपस में तावन भी करें इन मामला के ऊपर। यानी मिसाल है कि एक मुल्क है वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहा है, डैम शैम लगा रहा है, तो साथ वाले को बताएगा कि यार ये मैं करवा रहा हूँ, और साथ में मैंने जो है ना इन्वायरमेंटल
एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी करवाई है, सारा कुछ कि इससे कितना नुकसान होगा या नहीं होगा, तो आपस में ताउन करना है जो भी कोई इस तरह की आप एक्टिविटी करें अपने मुल्क के अंदर। उसके बाद जनाब अफ्रीका में बामाको कन्वेंशन हुआ था 1991 में। इसमें ये था कि अफ्रीका के अंदर जो भी जो है ना ख़तरनाक किस्म का जो मटीरियल है, वेस्ट है, उसकी इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी अफ्रीका में अब कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती, और जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट और मैनेजमेंट ऑफ सच वेस्ट, और इस तरह का जो वेस्ट है जो ख़तरनाक होता है उसको किस तरह मैनेज करना है, उसके ऊपर जनाब ये कन्वेंशन बुलाया गया था ताकि इंसानी सेहत को महफूज रखा जाए और इन्वायरमेंट को। उसके बाद है अबीजान कन्वेंशन 1981। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो मेरीन और कोस्टल इन्वायरमेंट ऑफ वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, ये जो सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट के जो इन्वायरमेंट कोस्टल इन्वायरमेंट है समंदर के साथ, या जो मेरीन है जो समंदर की जो है ना उसको हमने प्रोटेक्ट करना है, मैनेज करना है, ताकि समंदर की जो पोल्यूशन है समंदर में या वो तबाह हो रहा है उसको हम महफूज बनाएं। उसके बाद जनाब एशिया पैसिफिक, ये वो रीजन है दोस्तों जहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलिपीन ये वगैरह मुल्क हैं। 2002 में इन्होंने भी एक जनाब एग्रीमेंट किया था, आसियान एग्रीमेंट ऑन ट्रांस बाउंड्री हेज़ पोल्यूशन। हेज़ पोल्यूशन एक्चुअली एयर पोल्यूशन की एक टाइप होती है। इसमें भी हर वक्त हवा में धुआं होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। और इस एग्रीमेंट के अंदर पाबंद किया गया था कि जनाब हम सब ने मिल के ना इसको हेज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, और जनाब लैंड और फॉरेस्ट जो फायर्स हैं, जो ज़मीन पे या जंगलों में जो आग लग रही होती है उसको हमने रोकना है। उसके बाद दोस्तों तेहरान कन्वेंशन हुआ था 2003 में, ठीक है। और इसमें भी ये फैसला किया गया था कि जो कैस्पियन सी है ना उसके इर्द गिर्द जो मेरीन इन्वायरमेंट है यानी समंदर है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है। कैस्पियन सी का जो इकोसिस्टम है उसको पोल्यूशन और दूसरी चीज़ों से महफूज रखना है, और इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं उनको भी कहा गया था कि आपस में ताउन करें। अमेरिका में दोस्तों अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी हुई थी 1978 में, और इसका मकसद ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है और अमेज़न बेसिन जो है ना उसको कंजर्व करना है, उसको महफूज बनाना है। जितने भी अमेज़ोनियन कंट्रीज़ हैं वहाँ वो कंट्रीज़ जहाँ से अमेज़न गुजर रहा है, जो दरख्त जो जंगल है इतना बड़ा, ठीक है ना, और नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है और बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन करनी है, लेकिन हमने ख्याल करना है कि हमारे अमेज़न को कोई नुकसान न पहुँचे। इसके अलावा दोस्तों 1993 में नॉर्थ अमेरिकन एग्रीमेंट ऑन एनवायरमेंटल कोऑपरेशन भी हुआ था, जिसमें जितने भी नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज़ हैं ना जैसे यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, इन्होंने आपस में कहा था कि जी हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर आपस में ताउन करेंगे ताकि एनवायरमेंटल लॉस के ऊपर अमल किया जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा जनाब मैंने साथ में कुछ जो बहुत मशहूर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई है वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो 1972 वाली स्टॉकहोम, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सबसे बड़ी जनाब पहली बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसमें बताया गया था कि भाई ग्लोबल एनवायरनमेंट भी हमारा मसला है। और उसमें फिर मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ की इसने फाउंडेशन डाली, और साथ में आगे चल के यूनाइटेड नेशन ने एनवायरनमेंट प्रोग्राम शुरू किया। 1992 के अंदर भी यूनाइटेड नेशन ने कॉन्फ्रेंस करवाई इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर, कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट का आपस में ताल्लुक है। डेवलपमेंट ज़रूर करें लेकिन उससे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। और साथ में इसी कॉन्फ्रेंस के नतीजे में दोस्तों रियो डिक्लेरेशन एजेंडा 21 आया। इसके बाद और भी मेजर ट्रीटीज़ आई, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये सारी जनाब जो कन्वेंशन थी ना दोस्तों इस कॉन्फ्रेंस के बाद वजूद में आई। अच्छा दोस्तों, एंड देन उसके बाद 2002 में दोस्तों वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ये मीटिंग होती है 2002 में। और ये एक्चुअली जो रियो के अंदर 1992 के अंदर जो एक जो कमिटमेंट हुई थी उसी के फॉलोअप के लिए बनाई गई थी। और इसमें कहा गया था कि जी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है और किस तरह हमने गुर्बत को कम करना है, इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट भी करना है। यानी हमने तरक्की करनी है, गुर्बत कम करनी है, लेकिन साथ में इन्वायरमेंट को महफूज बनाना है। एंड देन उसके बाद दोस्तों 2012 में फिर रियो के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है, किसके ऊपर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है दोस्तों? ये वही होती है, इसका मतलब है कि भाई आप इन्वायरमेंट को यूज़ करें, तरक्की करें, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए आपने इन्वायरमेंट को महफूज बना के जाना है। ये ना हो कि आने वाली जनरेशन है ना उसको साफ पानी, हवा वगैरह वो उससे महरूम रहे, ठीक है। तो जनाब ये 2012 के अंदर यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें जनाब फिर इसके ऊपर बात की जाती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर हमने कितना काम किया, और जो ग्रीन इकानमी है उसको उसके ऊपर जोर दिया गया
ग्रीन इकोनॉमी का मतलब है कि भाई आपने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाएं वो उसके अंदर जो जो भी आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो यानी कि वो फॉसल फ्यूल ना हो, वो गैस ना हो, बल्कि पानी का इस्तेमाल करें, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें, हाइड्रो एनर्जी का इस्तेमाल करें, सोलर एनर्जी, इस तरह ग्रीन इकोनॉमी यानी ऐसी इंडस्ट्री वगैरह जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। और साथ में जनाब जो हमारी डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ना, SDG, उनके ऊपर भी बात की गई कि वो हमने कितने फॉलो किए। ये यूनाइटेड नेशन ने गोल बनाए थे 2015 में, आई थिंक 2030 के लिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर भाई जितने भी इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ हैं और रीजनल ट्रीटीज़ हैं और जो कॉन्फ्रेंसेज हैं वो उनकी जस्ट ब्रीफ मैंने व्यू दिया है। मैंने बस इतना बताया कि भाई ये इसका नाम है कन्वेंशन का और इसका ये काम था बस। ठीक है, तो आप लोगों ने भी इतना ही याद रखना है। बस इसमें मुश्किल सिर्फ एक चीज़ है कि आपने ये सारे नाम याद रखने, रटे मारने। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है सारे के सारे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।